नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको ज्ञात है, कल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स की जो वीवीपीएटी हैं, वो पर्ची ड्रॉप होती है, सारी की सारी पर्चियां क्यों नहीं काउंट हों, इसको लेके एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है। वैसे तो ये ऐसा विषय है जिस पर लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है और एक बार डिसीजन होने के बाद ही फाइनल नहीं होता। तो आज हमने सोचा कि भाई जिन्होंने इस दिशा में विशेषकर वीवीपीएटी में काम किया है, तो मेरे साथ हैं आज ईवीएम्स और वीवीपीएटी और इंडियन इलेक्शन सिस्टम्स, इसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर आलोक शुक्ला, जो कि वैसे मेरे बैचमेट भी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं और लंबे समय तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन में एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर काम किया है। आपका स्वागत है आलोक जी। थैंक यू संजय, थैंक्स। तो अब आप ये बताएं कि ये जो वीवीपीएटी का जो ये अंतहीन सिलसिला है, पहले कहा गया कि वीवीपीएटी लाइए, तो इलेक्शन कमीशन वीवीपीएटी लाया गया, फिर कहा कि साहब की वीवीपीएटी को काउंट कीजिए, फिर उसका अलग अलग डिसीजन लिया गया कि भाई कितनी काउंट होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि सब काउंट होनी चाहिए। तो यदि सब काउंट हो जाएंगी तो भी इशू तो वहीं का वहीं रहेगा। कह देंगे कि साहब की नहीं, काउंट तो आपने कर ली, लेकिन जो हमने बटन दबाया था वो तो ये है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो संजय ऐसा है कि जब तक कि आप ये न माने कि हम चुनाव अपनी कमियों से हारते हैं, तब तक आपको चुनाव हारने का दोष किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। और सबसे आसान ईवीएम को देना है, क्योंकि ईवीएम तो एक मशीन है, वो कुछ बेचारी बोल नहीं सकती वापस। पर मैं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाना चाहता हूँ। भारत के बहुत पुराने इलेक्शन का। पेरी शास्त्री जी उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। तो उस वक्त सब लोग सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी, लेकिन वो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई। तो लोगों ने, मैं नाम भी बता दूंगा किसने, ये शिकायत की कि साहब ये, उस वक्त देखिए ईवीएम नहीं थी, उस वक्त साधारण वोट होते थे और उसमें जो वो मोहर होती थी, मोहर लगाई जाती थी। तो शिकायत ये की गई कि साहब इंदिरा गांधी ने रूस से एक विशेष इंक मंगाई है, और वो इंक ऐसी है कि आप उसको कहीं पे भी ठप्पा लगा दीजिए, वहां से वो गायब हो जाएगी, और उसके बाद में वो इंदिरा गांधी के सिंबल पे ही जाकर के अपने आप प्रकट हो जाएगी। अच्छा। ये ये रिकॉर्डेड चीज है। इसका पहले हाई कोर्ट में हुआ। हाई कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं साहब, ये नहीं हो सकता, ये तो बेवकूफी की बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया, और सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि शिकायत करने वाले पिटिशनर को उन्होंने कॉस्ट भी लगाई। और ये पेरी शास्त्री जी ने जो अपनी रिपोर्ट लिखी है इलेक्शन कमीशन की, उसमें ये बाकायदा डिटेल में इस बारे में लिखा है। तो हम लोग तो इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो हार सकते नहीं है। तो हमें हराया गया है तो किसी न किसी गलत तरीके से हराया गया है। इसलिए आप ईवीएम पे दोष दे दीजिए, वीवीपैट पे दोष दे दीजिए। हाँ, लेकिन वो भी जो है, जो हराने वाले हैं, वो भी इतने शातिर हैं कि कभी कभी खुद भी हार जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें जब हम हारते हैं तो हम ईवीएम के कारण हारते हैं, हम जब जीतते हैं तो हमारी जनता ने हमको जिताया है। और ये एक पार्टी नहीं, क्रॉस पार्टी लाइन सारे लोग हमेशा कहते रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमारी बात व्हाट्सएप पे चल रही थी, चैट, तो आपको बहुत सारे लिंक भेजे हैं जो कि बहुत पुराने न्यूज आइटम्स के लिंक्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स के हैं। उनमें आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने और हर पॉलिटिकल लीडर ने कभी ना कभी ईवीएम की बुराई की है और कभी ना कभी ईवीएम की तारीफ भी की है। तो हाँ, वो तो देखिए, वो तो जीवीएल नरसिम्हा राव जो इस समय जो है वो एक बड़े स्पोक्समैन है। उन्होंने तो पूरी किताब लिखी थी एक जमाने में। जीवीएल आज वो नरसिम्हा सबसे बड़े राव, डिफेंडर है। जीवीएल नरसिम्हा राव उस वक्त भी बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे। और उन्होंने न केवल किताब तो उन्होंने लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और वेबसाइट्स बनवाई थी उन्होंने। मैंने आपको लिंक भेजा है, अभी भी वो वेबसाइट फंक्शनल है इंसिडेंटली। उन्होंने, एक उनके बड़े अच्छे मित्र हैं
के हरि प्रसाद मेरे भी बहुत अच्छे मित्र बन गए थे बाद में। चंद्रबाबू नायडू जी के खास आदमी हैं, उन्होंने एक ईवीएम हैकिंग का वीडियो बनाया था और वो वीडियो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला था। एक ईवीटी वोट नाम की कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर के, जो अलग अलग देशों में होती है इंटरनेशनली। वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, जिसमें कि खास तौर से जीवीएल नरसिम्हा राव साहब भारत चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ बोलने के लिए गए थे। और वो रिकॉर्डिंग आज भी ईवीटी वोट की वेबसाइट पर उपलब्ध है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि ये ईवीएम बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही निकम्मी चीज है, और अगर ये चलती रही तो भारत में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। और अब तो खैर वो कहते हैं कि नहीं, ईवीएम अच्छी चीज है, तो अब क्या कहा जाए। अब इसमें एक देखने वाली चीज ये है कि ये तो शुरू से रही है। मुझे एक ध्यान आता है, आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है वो भी जो है वो एवोल्यूशन ऑफ वोटिंग के बारे में है। तो लोगों को पता नहीं है, और मैं इस बारे में कई बार उल्लेख कर चुका हूँ कि किस प्रकार से जो पहला चुनाव हुआ था वो जो पहला चुनाव हुआ था और दूसरा चुनाव हुआ था, उनमें दोनों में बैलेट पेपर मार्क नहीं किए जाते थे, कैंडिडेट्स के अलग अलग डब्बे रखे जाते थे। और एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है रामपुर का। वहां से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इलेक्शन लड़े थे, और ये बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड किया है कि भाई वो चुनाव हार गए। तो चुनाव हारने के बाद बिशन चंद सेठ हुआ करते थे एक हिंदू महासभा के, वो जीत गए थे। तो डीएम ने कहा कि अभी थोड़ा कागज़ पत्तर ठीक करने में और सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगेगा, तो आप 1 घंटे बाद आ जाइए। तो उन्होंने अपनी रैली वैली निकालना शुरू कर दिया। बीच में जब पता चला नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को कहा कि भाई अगर ये हार गए तो तुम कल सीएम नहीं रहोगे। तो उन्होंने डीएम को कहा तुम डीएम नहीं रहोगे। तो डीएम ने तुरंत रिकाउंट ऑर्डर कर दिया। और चूंकि अनमार्क्ड बैलेट पेपर थे, सबके कैंडिडेट के अलग अलग थे, तो बहुत सिंपल था। जो बिशन चंद जी के जो बैलेट पेपर थे वो उठाए गए, और एक लंबा जो कुछ 10-20 हज़ार इधर से उठा के उधर रख दिया गया, काउंट कर दिया गया उनको, और डिक्लेयर हो गया रिजल्ट। मेरे ख्याल से कुछ लोग तो शायद यही चाहते हैं कि वही सिस्टम वापस आ जाए। नहीं, देखो, इलेक्शन को अगर आप स्टील करना चाहते हैं तो उसके तो बहुत तरीके हैं। खाली खाली वोट काउंटिंग ही थोड़ी, आप वोट डालने ही मत दीजिए वोट लोगों को, उसके बहुत तरीके होते हैं। बंगाल में बहुत पुराना एक तरीका होता था कि आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो जा करके लाइन में खड़े हो जाएंगे वोटिंग बूथ के बाहर, और अंदर नहीं जाएंगे, और वो लाइन कभी आगे बढ़ती ही नहीं थी। तो अगर दूसरे लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनको लगेगा यार बड़ी लंबी लाइन है, थोड़ी देर में आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती। पुरानी ईवीएम में एक बड़ा मजेदार किस्सा होता था। अभी तो आप देखिएगा कि ईवीएम में जो बटन है वो ऊपर को निकले होते हैं। पुरानी ईवीएम में क्या होता था कि वो बटन अंदर को होते थे, और ऊपर से उनका एक डब्बा होता था। तो एक आपने सिक्का डाल दिया, अब सिक्का जो है वो उस डब्बे और बटन के बीच में आ गया। अब क्या होता है, इंसान जब कभी भी अंदर जाता है उसको एक दिखता है, एक इंटरनल वो होता है कि एक सिक्का पड़ा है तो उसको छू के देखें, छुआ और वो बटन दब गया। अब उसके बाद दूसरा बटन दब ही नहीं सकता। तो ऐसी तो इलेक्शन स्टीलिंग के तो मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जोक में कह रहा हूँ, मैं तो भाई बहुत प्रो डेमोक्रेसी हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई कोई अगर जानना चाहे कि इलेक्शन कैसे स्टील किया जाता है तो वो मेरा कोर्स कर सकता है। संजय दीक्षित की चैनल पर स्पेशल डिस्काउंट है। तो अब जो मार्क्ड बैलेट पेपर से तो हम सबने वोट कराए हुए हैं। पहले सेशन साहब के पहले तक हुआ करता था, जब बूथ वाइज गणना होती थी, और उसमें जो है वो लोग बहुत डरते थे। फिर बाद में सेशन साहब ने मिक्सिंग शुरू करा दी। अब मिक्सिंग के बाद जो है वो फिर अब ईवीएम आ गई। अब ईवीएम को कह रहे हैं कि साहब इनकी टैंपरिंग हो सकती है। हालांकि ईवीएम में आज भी बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आप बूथ वाइज पता आपको लग जाता है। तो वो टोटलाइजर के बारे में
हमारी आपकी भी कभी बात हो रखी है। वो टोटलाइजर तो 2010 से अवेलेबल है, लेकिन कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि टोटलाइजर सिस्टम लाया जाए। तो तो फिर आप अगर टोटलाइजर सिस्टम ले आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस बूथ में कितने वोट मिले, और फिर आप जो बूथ वाइज मैनेजमेंट करते हैं वो कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। हित है उसमें, बीजेपी, कांग्रेस, एक्स, वाई, जेड, कोई भी जो है वो टोटलाइजर नहीं चाहता। ये तो बिल्कुल एकदम पक्की बात है, इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं, उसमें कोई वो इशू नहीं है। लेकिन हम संजय वीवीपैट की बात कर रहे थे, उसके ऊपर थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। देखिए, ये जो वीवीपैट है ना, इसके लिए हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को। तो जब 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 बहुत ज्यादा ये शुरुआत हुई 2014 के इलेक्शन के करीब साल डेढ़ साल पहले कि ईवीएम बंद हो जानी चाहिए, ईवीएम बहुत खराब है और ईवीएम नहीं होनी चाहिए, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत केसेस गए और एक बहुत बड़ा केस लगाया था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। अब मुझे इसलिए याद पड़ता है क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन में उस वक्त काम करता था और मुझे ये कहा जाता था कि हर पेशी में मुझे वहां जाकर के बैठे रहना है दर्शक दीर्घा में, और अशोक देसाई हमारे काउंसिल थे तो उनको जाके ब्रीफ करना। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बाकायदा वहां कोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो सकती है, और फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आप बताइए कि इसको कैसे, वोटर को कैसे मालूम पड़ेगी मेरा वोट कहाँ गया। आप वो जो बटन दबाने के बाद में जो वो जलती है, लाइट जलती है, वो तो लाइट गलत भी जल सकती है, दिखना चाहिए। तो जब हम लोग लौट के आए, हमारे लीगल एडवाइजर हुआ करते थे बहुत सीनियर, मिस्टर मेहंदी रत्ता, तो अब तो मेरे ख्याल से 90 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। हाँ, मैं मिला उनको हूँ फिर उनसे, पीछे, मैं उनसे मिला हूँ, हाँ, आपके ही ऑफिस में मिला हूँ। तो वो फिर पीछे लग गए। उन्होंने कहा नहीं, एक पर्ची बनाओ, वो पर्ची होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ था, क्योंकि मैंने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन से कहा था कि अगर आप एक पर्ची बना देंगे तो फिर आप पर्ची काउंट करेंगे, क्योंकि लोग इससे रुकने वाले नहीं कि पर्ची दिख गई। खैर, बात मेरी मानी नहीं गई। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप हार जाओगे, आपको पर्ची तो दिखानी ही पड़ेगी। तो वीवीपैट बनाई गई। अब वीवीपैट बनाई गई तो उसके बाद में फिर इलेक्शन कमीशन की बात मान ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन ये कहकर खारिज कर दी कि साहब ये तो देखिए वीवीपैट आ गई है। उसके बाद लोगों ने कहा वीवीपैट को काउंट करो। शुरू में वीवीपैट काउंट नहीं होती थी। ये होता था कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है, रिकाउंट करना है, तो काउंट कर ली जाएगी। तो फिर पिटीशन आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5% में काउंट होगी। तो वो 5% का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है वो अभी भी चल रहा है। और देखिए 5% में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए विनिंग मार्जिन बहुत थोड़ा सा है, और आप जानते ही हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रोविजन है कि चुनाव की घोषणा के पहले एक बार रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो सारे कैंडिडेट्स को बताता है कि ये वोटिंग हुआ है, और उसके बाद अगर कोई उसमें कैंडिडेट या कैंडिडेट का जो इलेक्शन एजेंट है वो कहता है कि नहीं जी हमको तो इससे विश्वास नहीं है, कुछ होना चाहिए, तो रिकाउंट ऑर्डर हो सकता है। और बाकायदा एक स्पीकिंग ऑर्डर करना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर को, और वो स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो इलेक्शन पिटीशन में पढ़ा भी जाता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इट्स अ प्रॉपर क्वाज़ी जुडिशियल ऑर्डर। तो उसमें ये प्रोविजन है कि आप चाहें तो 100% वीवीपैट भी काउंट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी वो प्रोविजन है, लेकिन हमेशा पूरे में नहीं करेंगे। सवाल ये है कि आप पूरे में अगर करते हैं तो भी फिर मशीन की जरूरत क्या है? आप सीधे सीधे बैलेट ही काउंट कर लीजिए, तो मशीन में रखने की क्या जरूरत है? कोई टाइम उतना ही लग जाएगा। तो ये सब तो बातें वही हैं कि भाई आपको मानना नहीं है, और जब हमको नहीं मानना है तो आप कुछ भी कह लीजिए, हमें नहीं मानना। एग्जैक्टली अगर एक है कि भाई 5% है तो कोई कहेगा कि भाई 5% क्यों, 10 क्यों नहीं, फिर 10 है तो फिर 20 क्यों नहीं, 20 है तो फिर 100% क्यों नहीं। तो वो तो है ही। अब देखिए अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में संजय, मेरा तो ये मानना है, आफ्टर हैविंग वर्कड इन इलेक्शन कमीशन फॉर ओवर 5.5 years, seeing all different chief election commissioners, all kinds of things, अल्टीमेटली लोगों का विश्वास होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और विश्वास पैदा होता है, वो ईवीएम से पैदा नहीं होता, वो आपके ओवरऑल बिहेवियर से पैदा होता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई आप नॉन पार्टीजन हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप ठीक ढंग से इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे।
आज की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई, हालांकि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां हमेशा उठती रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो किया था, उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन ने जो जब अभी लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर किया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उसमें बात की और अपनी तरफ से ये कहा कि नहीं साहब, डोनर की गोपनीयता बड़ी जरूरी है, डोनर की गोपनीयता बनाने का हमको प्रबंध करना पड़ेगा। जबकि इलेक्शन कमिश्नर इज ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द डोनर, इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट द पब्लिक थिंक्स अबाउट इट। ये सारी चीजें सोचने की हैं। जिस तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दिया, जिस तरह से लवासा साहब अचानक से किडनैप हो गए और चले गए फिलीपींस करोड़ों रुपए कमाने के लिए, और उनके ऊपर से उनकी वाइफ और उनके बच्चे के ऊपर से सारे के सारे केस अचानक से हट गए उसके बाद। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा, ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन जो एक बेसिक चीज आती है ना कि जैसे 2019 का इलेक्शन ले लीजिए कि एक पार्टी जो है वो 3 स्टेट्स में हिंदी मेन स्ट्रीम जो है, आपका जो मेन स्ट्रीम हिंदी एरिया है, हिंदी हार्टलैंड जिसको बोलते हैं, उसमें 3 इलेक्शन जीतती है और बहुत खुश होती है। ईवीएम की कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं ईवीएम से दोबारा चुनाव कराया जाता है। कहती है साहब ये गड़बड़ हो गया, जबकि सरकार उनकी, इलेक्शन कमीशन उनके द्वारा अपॉइंटेड, सब कुछ उनका, और उनकी 44 सीटें आ जाती हैं, तब वो ईवीएम के खिलाफ हो जाते हैं। तो दिस हिपोक्रेसी जो है ना, वो दैट रैंकल्स एक्चुअली। But that hypocrisy is part of the Indian political establishment and agenda ना। मैंने आपको एक लिंक भेजा था, मैंने अपनी किताब में लिखा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने ईवीएम की बड़ी तारीफें करी थी। वो है सारा लिंक, आप अभी भी देख सकते हैं। जब अगली बार चुनाव हार गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गया कि नहीं साहब ईवीएम बहुत खराब चीज है, उसने ईवीएम से हम चुनाव हार गए। तो आप जीते थे तो बहुत बढ़िया था, हारे थे तो ईवीएम ने हरा दिया। एक ही व्यक्ति कह रहा है, मतलब एक पार्टी तो छोड़िए, एक ही व्यक्ति कह रहा है ये बात कि हम हारे तो इनके कारण हारे, जीते तो इनके कारण जीते। अरविंद केजरीवाल जी बवाना उपचुनाव जब हुआ और उसको जीते, और बवाना उपचुनाव के पूरे दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कितनी सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी की? एक बार 67, एक बार 62 आउट ऑफ 70। तो ईवीएम ने जिताया हमको। तो वो मेरे पास क्योंकि लिंक बवाना का था, तो मैंने बवाना का लिंक भेजा है आपको कि जब बवाना जीते तो उन्होंने कहा नहीं साहब ईवीएम बहुत अच्छी है, ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, और अच्छे से हम जीत गए। और जहां हार जाते हैं तो वहां पर भाई ईवीएम ने हरा दिया। तो ये तो मतलब क्योंकि हम ये मानने को राजी नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है। हमारी जनता तो हमको मानती है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो तो अच्छा, जो आई एम दूसरा इशू श्योर। आता है, जो दूसरा मेजर इशू आता है जिसपे सब लोग जो है वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने राउंडली रिजेक्ट भी कर दिया है, उसके बाद भी चलता रहता है कि साथ ही ईवीएम जो है उनकी हैकिंग हो सकती है। अब इसके बारे में तो आपने अपनी पुस्तक में, मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं जिस पुस्तक की बात कर रहा हूं वो डॉक्टर आलोक शुक्ला की पुस्तक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स द ट्रू स्टोरी। ये इनके हाथ में है, द ट्रू स्टोरी। ये किंडल पर उपलब्ध है। जिस किसी को भी कोई किसी प्रकार की डाउट हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को, तो इनकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो मैं प्रश्न आपसे एक एक करके पूछता हूँ जो मेरे ध्यान में है। पहला तो ये है कि साहब की ये जो है, इसमें कोई चिप इंसर्ट की जा सकती है। अब ये जहाँ तक मेरा विचार है, ये तो हार्ड वायर्ड है, इसमें तो कोई किसी भी तरह का कोई जो एक्स्ट्रा नोड भी नहीं लगाया जा सकता, और कोई इसमें किसी प्रकार का ड्राइवर भी नहीं होता जो बाहर से वो एक्सेस हो सके। तो ये जो चिप लगाने वाली बात है कि इनसाइडर फ्रॉड हो सकता है साहब, इसमें अलग से चिप इंसर्ट की जा सकती है और सारे वोट जो है वो इधर से उधर हो सकते हैं। तो संजय, इसमें दिस नीड्स अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों कहा जाता है और फिर उसके बाद क्या हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का एक वाटरशेड ईयर है 2013। 2013 के पहले जो ईवीएम्स थी और जब 2013 के बाद जो ईवीएम्स बनी, इनमें जमीन आसमान का फर्क है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो 2013 के पहले जो ईवीएम्स थी
उसमें जो मैं आपको बता रहा था कि एक हरि प्रसाद जी हैं, तेलुगु देशम पार्टी के काफ़ी नज़दीक हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम करते हैं। उन्होंने एक हैकिंग करके दिखाया था। इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त ये कहा था कि हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हैक करना चाहे तो हैक करके दिखाए। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हमको ईवीएम को खोल के देखना है और उसकी नाप-जोख करनी है। तो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे उस समय डायरेक्टर आईआईटी मद्रास के इंद्रेशन साहब, उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो उसी बात को लेकर के वो लग गए इस पे कि साहब देखिए ये हैक हो सकती है। उसके बाद उन्होंने बंबई के कलेक्टर साहब के स्टोर से एक ईवीएम को चुरा लिया, जिसके लिए उनके ऊपर थेफ्ट का केस भी हुआ था और वो कुछ दिन 10-1 दिन जेल भी रहे थे, बाद में ज़मानत मिल गई थी। अब उस केस का उसके बाद क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। लेकिन वो ईवीएम उन्होंने चुरा ली और उस ईवीएम को चुरा करके उन्होंने क्या किया कि डब्बा तो बाहर का वही था, अंदर जो चिप लगता है सिलिकॉन का, वो चिप उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का चिप था उसको निकाल के दूसरा चिप लगा दिया। और दूसरा चिप लगा करके उन्होंने उसके अंदर, क्योंकि वो तो चिप उनका बनाया हुआ था, तो उसमें तो वो प्रोग्राम लिखा हुआ था जो वो चाहते थे। वो करके उन्होंने पूरा डेमो किया, जो कि आज भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो मैंने लिंक भेजा है आपको, जिसमें उन्होंने दिखाया कि साहब देखिए चिप बदल के हैकिंग हो सकती है। तो उस वक्त इमीडिएटली तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला साहब थे, उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि देखिए साहब ये तो अब हमारी ईवीएम बची ही नहीं, और चोरी होगी तो एक हो जाएगी, कितनी चोरी हो जाएंगी, ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में जब नया ईवीएम का मॉडल बनने की बात आई 2013 की, तो ये सवाल हम लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर था, और जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी थी जिसमें आईआईटी के सीनियर प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कहा साहब दिस इज नॉट गोइंग टू कट आइस, कि साहब ये हमारी नहीं रह गई, आपकी यूज तो हो रही है और चोरी अगर एक हो सकती है तो ज्यादा क्यों नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद में उसमें एक टेम्पर प्रूफ सर्किट लगाया गया। ये बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को समझने के लिए। ईवीएम बेसिकली एक प्लास्टिक का डब्बा है, उस डब्बे के अंदर मशीन है। अगर आपने उस डब्बे को खोल लिया और खोल करके अंदर के सारे पार्ट्स बदल दिए तो वो ईवीएम आपकी रही नहीं। अब वो डब्बा खोला गया कि नहीं खोला गया ये हमें पता लगना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम बना हुआ है 2013 की ईवीएम में, कि जिसमें उस डब्बे में जो उसका ज्वाइंट है उसमें एक सर्किट लगा हुआ है जिसमें बैटरी से वो चलता रहता है सर्किट। अगर आपने उस डब्बे को खोला तो वो टैंपर को डिटेक्ट करके पूरी ईवीएम को ऑटो डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी वो। तो ये जो टैंपर प्रूफ सर्किट लगा दिया गया है, उसके बाद आप अंदर से उस चिप को बदल ही नहीं सकते। ये नंबर एक बात है। नंबर दो बात जो हमको समझने की है संजय, वो ये है कि उस जो हमारा जो चिप है उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके अंदर उसके कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को पता है, और उसका एक सिस्टम पूरा बनाया गया है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो सिस्टम हम बता सकते हैं। तो जब कभी भी ईवीएम को स्विच ऑन करते हैं तो एक उसके अंदर सेल्फ चेक प्रोग्राम चलता है, और सेल्फ चेक में अगर उसको वो कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे तो भी वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा, ईवीएम में आप जानते हैं कि आजकल 3 यूनिट हैं। पहले 2 यूनिट होते थे, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, अब 3 हो गए, एक वीवीपैट यूनिट भी हो गया। तो ये जो तीनों यूनिट आपस में जुड़ते हैं, पुराने जमाने में आपने देखा होगा फैक्स होता था, या आज भी हम प्रिंटर लगाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में तो हैंडशेक होता है। तो जब ये तीनों यूनिट आपस में जोड़े जाते हैं, उनका जो हैंडशेक होता है उसमें भी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ये हम चेक करते हैं कि इसमें कोई हैकिंग तो नहीं हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनके बाद में कोई हैकिंग पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति तो नहीं हूँ। मैं वो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग्स अटेंड किया करता था, एक थोड़ा ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बिल्कुल ही टेक्निकल नहीं है, लेकिन इंजीनियर के साथ 5-6 साल बिता के आधा इंजीनियर तो बन गया था। तो ये एक चीज और भी है, इसमें बहुत सारे फिजिकल आपके जो फेल सेफ चेक्स दिए हुए हैं वो भी तो है ना इम्पोर्टेंट। वो तो हैं, आप मॉक पोल करते हैं, बार रैंडमाइजेशन होता है, रैंडमाइजेशन होता है, वो सब तो होता है, तो वही तो इनसाइडर फ्रॉड है ना संजय। वो ये कहते हैं कि साहब आपने और तो उसकी जीएम को चेकिंग भी मिला होती लिया, है। फलां को भी मिला लिया, ढिमके को भी मिला लिया, सब मिल गए, तो अब सब मिल गए। मॉक पोल भी तो होता है ना, मॉक पोल होता है, सब होता है, मॉक पोल मैं होता है, आपको रैंडमाइजेशन अपना होता एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2014 मैंने लास्ट इलेक्शन ऑब्जर्वर किया था, और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि बाहर सारे के सारे जो हल्ला कर रहे थे ईवीएम वाले, वो ना तो जब आपके जो ईवीएम्स फाइनल लोड की जाती हैं उस टाइम पे जो चेकिंग होती है,
ना तो एजेंट्स जो थे उस टाइम पे प्रेजेंट रहते थे और ना वो मॉक पोल के टाइम पे प्रेजेंट रहते थे। उनको इतना विश्वास था ईवीएम्स पे, एक बात। और चूंकि बाद में इलेक्शन कमीशन ने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भाई किसी को शिकायत हो तो वो आए। उसमें यदि आपको ध्यान हो तो चूंकि आप उस समय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थे तो मैंने आपको एक फोटो भेजा था और उस फोटो में बड़ा सा हॉल था, कोई हम 25-30 ऑफिशियल स्टेज पे बैठे हुए थे, सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ मतलब, और बाहर जो है वो सब अपने रूटीन में ईवीएम के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, वो तो तो इन द हार्ट इतने ऑफ देयर सारे तो हार्ट दे नो कि नहीं साहब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, हाँ। लेकिन अब उनको करना है तो ठीक। अच्छा, दूसरा एक आता है कि साहब इसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में। नहीं, बाद में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब फिर थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी। जब हम कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, तो उस चिप के अंदर तो आप जानते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करता है, उसके अंदर वॉल्स होते हैं। तो वो आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं चिप बनाने के टाइम पे। जो एम्बेडेड प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, वो एम्बेडेड होता है चिप में, प्रोग्रामिंग उस टाइम पे की जाती है। और उसके बाद दो तरह के चिप्स होते हैं। एक वो चिप्स होते हैं जिसको कि बाद में भी प्रोग्राम किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। दूसरे चिप्स वो होते हैं कि जो जब आपने चिप को मैन्युफैक्चर कर लिया तो उसका जो गेट होता है उसको फ्यूज कर देते हैं। वो जब फ्यूज हो जाएगा तो उसके अंदर फिर आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। तो ईवीएम्स के जो चिप्स हैं उसमें गेट उसका फ्यूज्ड है, वो नहीं हो सकता। जब जिसको हार्ड ये वायर्ड बताया, बोलते हैं। हार्ड वायर्ड तो है ही, बट गेट भी फ्यूज्ड है, आप उसके अंदर कुछ डाल ही नहीं सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो जब ये बताया तो ईवीएम के डिट्रैक्टर्स ने ये कहना शुरू किया कि देखिए जी, ये चिप तो जो है वो आपका प्रोग्राम होके आता है जापान और उस समय थाईलैंड में आता, थाईलैंड जापान अमेरिका से आता है। तो वहां पर जो लोग हैं वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसा प्रोग्राम उसको फ्यूज करने के पहले ही मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर डाल देते होंगे। तो अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ये कहा कि देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान में चिप बनता नहीं था, अब तो चिप फाउंड्रीज एक दो बन गई हैं इंडिया में, तो चिप बनता ही नहीं था। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं देखिए, चिप आप लेकर आएंगे बिना फ्यूज्ड स्टेट में, उसकी प्रोग्रामिंग आप ईसीआईएल और बीईएल में हैदराबाद और बैंगलोर में करेंगे और यहां पर फ्यूजन करेंगे। तो अब आजकल ये होता है, तो वो बाहर वाला अब नहीं कर सकता कुछ। इन एनी केस आई डोंट नो कि जापान और चीन और अमेरिका को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज करने के लिए ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ेगी। उनके पास तो डिस्टेबलाइज करने के बहुत तरीके पड़े हुए हैं ईवीएम से ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके पड़े हुए हैं। अच्छा, एक इसमें ये है कि साहब की ये जो सॉफ्टवेयर ईवीएम के जो पोर्ट्स हैं उसके थ्रू फिजिकल एक्सेस लेके ईवीएम से किया जा सकता है। वैसे मैंने तो उसका जवाब ये दिया था कि जरा कभी फिजिकल एक्सेस ट्राई करना, वहां पे जो है ना वो सीधे गोली पड़ेगी। नहीं, ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन का है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन में आ करके उसको एक्सेस करके दिखा दीजिए, वो तो हाँ, स्टैंडर्ड कहा हुआ है उन्होंने। लेकिन हम्म, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो पोर्ट के थ्रू डालते हैं वो उसकी मेमोरी में डालते हैं। जो उसकी मेमोरी में जाता है, दो तरह की मेमोरी आप तो जानते हैं कंप्यूटर में, रैम और हम्म, ये, तो वो उसकी रैम में जाता है। वो उसका जो हार्ड वायर्ड चिप है जिसके अंदर की ईवीएम का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें कोई एक्सेस उस पोर्ट से भी नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं जो हमने उस वक्त किया था, और एटलीस्ट जब तक मैं था 2014 तक, तो हम लोगों ने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बार बार कहा था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कभी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे भी ये कहूंगा कि आप भी ये कहिए। एक हमने डब्बा बनाया है खास, हम्म, जिसमें ये कहा है कि आप इससे चेकिंग कर सकते हैं कि अंदर सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि उसकी अगर किसी लाइन में कोई गड़बड़ है तो आप खुद चेक करके देख लीजिए। उसको आप पूरे के पूरे कोड को डंप कर सकते हैं। तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टी से कहा, किसी ने किया नहीं। आज भी ये हम्म, ओपन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब ये कोड डंप की फैसिलिटी है। आप अपना ड्राइव ले आइए, और ड्राइव लेकर के आप लगा करके आप पूरा का पूरा कोड डाउनलोड कर लीजिए और खुद चला के देख लीजिए कि कहाँ गड़बड़ है, बता दीजिए कि इस लाइन में गड़बड़ है कोड की। तो वो है नहीं, है नहीं तो कोई करता नहीं।
तो देखिए, बात ये है कि आपको अब मतलब आप जो बोलते हैं उस तरह की आपकी जो किताबें हैं, जब सीता के लिए कह दिया गया, ये इंसिडेंटली मैं नहीं कह रहा हूँ, इंद्रेशन साहब हमारे चेयरमैन थे टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के, उन्होंने ये कहा था कि सीता के लिए कह दिया गया कि अग्नि परीक्षा करो, तो ईवीएम क्या चीज है? कहने वालों को क्या है, जो चाहे कह दिया। अच्छा, फिर इंद्रेशन एक साहब की बात कह रहा हूँ, मैं तो इस तरह की बातें कहता नहीं, लेकिन इंद्रेशन साहब ने बात इसमें कही फिर थी। वो ट्रोजन सॉफ्टवेयर की बात आती है कि साहब जो है उन लोगों ने जो है वो पहले से ऐसा एक ट्रोजन सॉफ्टवेयर उसने जो छुपा रखा है, जो कि कुछ कीज़ को दबाने से, पर्टिकुलर कीज़ को दबाने से ट्रिगर हो जाएगा। तो हाँ। इसकी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना आपके पोलिंग नहीं, नहीं, स्टाफ को, तो तभी तो मैं तो होगा। कह रहा हूँ भाई, जो ढूँढ सकता है ढूँढ के दिखा दे। ट्रोजन दिखा दे, वायरस दिखा दे, जो दिखाना है दिखा दे। अब बाकी तो वही है कि आपने अपने घर में अंधेरा कमरा रखा हुआ है और उसके बाद आप कहिए देखो भाई इसके अंदर भूत है, जाना मत। अब आप जाएँगे वहाँ पर, अगर रोशनी करेंगे तो वहाँ कोई भूत नहीं दिखेगा। तो सबसे जो ट्रोजन है, वायरस है, अंदर है, जो भी है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को डंप कर लो ना, पूरा का पूरा पढ़ लो, हर लाइन को पढ़ लो और बता दो कि कौन सी लाइन में ट्रोजन है, कौन सी लाइन में वायरस है ही नहीं। ये सब बातें तो बेकार हैं, इसका कोई, अच्छा, एक बहुत सारे तो लोग। सवाल ये आता है कि साहब कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी ईवीएम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, फेक ईवीएम्स आ सकती हैं बीच में। वो पुरानी बात है, 2013 के पहले ये बात कही गई थी और उस वक्त सचमुच में हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारी जो मैंने आपको बताया ये सब चीजें नहीं थी। अब ऐसा नहीं, अब तो हर इलेक्शन में, जो आप जानते होंगे, आपने आपने जो इलेक्शंस कराए हैं उसमें आपने देखा होगा, एक फर्स्ट लेवल चेक कहलाता है, FLC। तो फर्स्ट लेवल चेक, जब भी कभी ईवीएम्स बाहर से आती हैं और कलेक्टर साहब के मतलब, या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहना चाहिए, उनके पास आती हैं, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उन वो ईवीएम्स वही को तो मैं लेके, बता रहा था, उसमें कोई नहीं आता है। तो उसका चेक किया जाता है, उसको फर्स्ट लेवल चेक कहते हैं। उस फर्स्ट लेवल चेक में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ही ईवीएम है, उसका पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ा जाता है और पॉलिटिकल पार्टी के सामने किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन तो 100% ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है, तो ट्रांसपेरेंसी की बात है कि ट्रांसपेरेंटली आप देख लीजिए। अब नहीं आते वो तो उनकी मर्जी है, उसका तो कोई क्या कर सकता है। न वो केवल तो क्या, नहीं आते हैं, और जो लोग जिनको बुलाया गया होता है वो नहीं आते हैं और अगले दिन स्टेटमेंट और देते हैं। वो तो अब है, मतलब दैट, आई थिंक दैट्स इन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, उसका तो क्या करिए। अच्छा, एक और आती है बात कि साहब कि ये हार्डवेयर है, ये हैक हो सकता है। नहीं इसके तो लिए आप वही, लोगों ने हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था। आपके समय में हाँ, किया था या बाद में? हाँ, हाँ, नहीं मेरे समय में भी किया था, बाद में भी किया था, बाद में भी किया था, आज तक तो कोई हैक कर नहीं पाया। तो और वो मेरे ख्याल से, हैकाथॉन का ज़रा बताइए, वो हैकाथॉन का किस तरह से, कैसे बुलाया था आपने? क्या नोटिसेस नहीं, दिए थे? क्या उसमें किया उसमें था? ये था कि 100 ईवीएम्स लाके रख दी गई थी और सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा था कि भाई आप आ सकते हैं, अपने साथ में जिसको भी लाना चाहें ला सकते हैं। 3 या 4 लोग एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अलाउ किए थे कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, और ये हुँ। कहा था कि आप ईवीएम को देखिए और ईवीएम को देख करके आप जो हैक करना चाहें कर लीजिए। उसके हुँ। बाद जब मैं था उस वक्त के हैकाथॉन में, ये कहा गया, किसी ने कहा कि नहीं साहब आप ये ईवीएम हमको घर ले जाने दीजिए, हम तो अपने घर हुँ। में बैठ के हैक करेंगे। तो उसको अच्छा। कमीशन ने अलाउ नहीं किया। घर में बैठ के हैक करेंगे। हाँ, तो वहाँ तो फिर कमीशन ने कहा कि नहीं साहब आप तो यहीं बैठिए, यहीं बैठ के हैक करिए। तो उन्होंने कहा साहब हाँ, हमको तो 24 घंटे लगेंगे। तो कमीशन ने कहा हुँ, कि आप 24 घंटे नहीं, 36 घंटे लीजिए, 72 घंटे लीजिए, आपका हुँ, खाना पीना रहना, गद्दा हाँ। तकिया सब इंतजाम कर देंगे, आप बैठ के, लेकिन आपको बाहर नहीं ले जाने देंगे, आप यहाँ बैठ के करिए। आप बाहर ले जाके क्या करेंगे क्या मालूम, जो कर सकते हैं करिए, सामने करके दिखाइए। कोई हैक नहीं कर पाया आज कोशिश की किसी ने कि नहीं की? या किसी ने तक। कोशिश ही नहीं की? की वो हरिप्रसाद वाला मैंने आपको बताया ना, उन्होंने की। तो हुँ, कई लोगों ने की। एक हमारे पुराने चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली के, उमेश सहगल साहब, हुँ। उन्होंने एक डब्बा बनाया, अपना खुद का बना लिया और उसमें से उन्होंने दिखा दिया कि देखिए मैं ये बटन दबाता हूँ, यहाँ वोट डाल जाता है। बाद में फिर उसी डब्बे को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में दिखाया था कि साहब हाँ। देखिए मैं यहाँ यहाँ बटन दबाता हूँ, यहाँ जा रहा है। अब आप अपने घर में जो चाहे बना लीजिए भाई, वो ईवीएम आपकी ईवीएम है, वो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम थोड़ी है। आपने कुछ बना लिया और आप कह रहे हैं कि साहब देखिए इसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ईवीएम में करके दिखाइए, तो वो पॉसिबल नहीं। ये देखो, बेसिक बात ये है कि ये ना टेक्निकली पॉसिबल है,
ना इतने बड़े पैमाने पे कोई। और हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑल सेड एंड डन, लोग कहेंगे कि भाई हम लोग ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं तो इसलिए शायद हम लोग ब्यूरोक्रेसी के पक्ष में थोड़ा बहुत बोलते हैं। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी ऑल सेड एंड डन कितनी भी कमिटेड हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती। और इलेक्शन की मशीनरी तो नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, वहां तक जा रही है। इलेक्शन में करीब करीब 10 लाख लोग काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो सारे के सारे मिल गए एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? संभव ही नहीं है। तो आप मिला लीजिए भाई, अगर वो कोई इतना ज्यादा कोई वो रखता है कि सबको उसने 10 लाख लोगों को मिला लिया। अच्छा, 10 लाख लोगों को मिला लिया, पता किसी को नहीं चला, सब छुपा हुआ है। तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये बताएं कि ये जो ईवीएम की जो हिस्ट्री है, वो भी शुरू में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये 80s में ट्राई किया गया था, और उसके बाद फिर वो उसकी मुखालफत हो गई थी। थोड़ा ये इसकी हिस्ट्री भी बताइए ना कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ पूरा ये ईवीएम का। तो ईवीएम के बारे में सबसे पहले इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी मशीन बनानी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेट नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर की, मैंने जाकर के जो इंजीनियर साहब थे उस वक्त, मैंने उनको इंटरव्यू किया था आज से 5-7 साल पहले। उस वक्त भी उनकी काफी उम्र थी, अभी मुझे पता नहीं उनकी क्या दशा होगी। उनका पूरा इंटरव्यू मैंने किया था, मेरी किताब में है भी। उन्होंने फिर बैठ करके पूरा का पूरा ये बनाया, बहुत ही प्रिमिटिव मॉडल बनाया, और उसके बाद में ले जा करके इंदिरा गांधी जी को दिखाया गया। तब वो प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, इसको करना चाहिए। लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय तक कुछ हुआ नहीं, और इंदिरा गांधी के टाइम पे चालू नहीं हो पाया। बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थोड़ी बहुत बनाई गई, और सबसे पहले केरल में एक 70 परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 84 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 50 में ईवीएम यूज की गई थी, बाकी में ईवीएम यूज नहीं की गई थी, क्योंकि उतनी ही ईवीएम बन पाई थी। तो वो ईवीएम्स का यूज किया गया। और उसके बाद उसमें एक इलेक्शन पिटीशन हुई, एसी जोस वाली इलेक्शन पिटीशन हुई, और इलेक्शन पिटीशन में ये कहा गया कि साहब ये ईवीएम में गड़बड़ हो गई है, तो इसके कारण ये इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे रोक लगाई थी, और रोक लगाने के कारण हैकिंग नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 66 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, जिसमें कि हम चुनाव कराते हैं, उसमें पेपर बैलेट लिखा हुआ है। तो कानून में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज नहीं कर सकते। और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से बैक बर्नर पे चली गई, उनका यूज नहीं हुआ। फिर नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, इफ आई एम करेक्ट, पार्लियामेंट ने सेक्शन 66A इंसर्ट किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अलाउ किया। अब देखिए, पार्लियामेंट ने अलाउ किया है, और उसके पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, लॉ मिनिस्टर थे दिनेश गोस्वामी जी, और उस दिनेश गोस्वामी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसको दिनेश गोस्वामी कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, मुरली मनोहर जोशी और राम लाल कृष्ण अडवाणी जी भी उसके मेंबर थे, और कांग्रेस के तो थे ही। तो इन सब लोगों ने बैठ करके पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये तय किया कि हाँ ईवीएम यूज होना चाहिए, और उनकी रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी चीज है, इसको तुरंत यूज करना चाहिए, तुरंत यूज करना चाहिए, ये कहा गया। और उसके बाद फिर एक्ट अमेंड किया पार्लियामेंट ने, और तब अलाउ किया। उसके बाद भी 1 साल तक इलेक्शन कमीशन ने रूल्स नहीं बनाए। एक्ट तो बन गया है, रूल्स जब तक नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते। साल भर बाद फिर जब रूल्स बनाए, तब ईवीएम्स का यूज होना शुरू हुआ। और उसके बाद से ईवीएम्स को, मुझे जहां तक याद आता है, कम से कम 25-30 बार हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, और हर बार सभी कोर्ट्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अपहोल्ड किया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सिर्फ एक चीज उन्होंने, जब वीवीपैट, इंसिडेंटली देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीवीपैट सुब्रमण्यम स्वामी जी के केस में आई, वो क्रेडिट भी लेते हैं इस बात का, लेकिन वीवीपैट फाइनली सजेस्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि जब वो कह रहे थे कि साहब दिखता नहीं है, तो कोर्ट ने कमीशन से कहा कि आप बताइए कैसे हो सकता है। फिर कमीशन ने वीवीपैट बना के दिखाई और उसको डेमो किया कोर्ट के सामने, तब तो ये तो मतलब ऐसा क्रेडिट नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाई है वीवीपैट। और बहुत सारे ओके। बहुत देखिए क्या है, प्रिंटर में मूविंग पार्ट्स होते हैं,
बाकी सब सॉलिड स्टेट है, लेकिन प्रिंटर में मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम लोगों ने जब वीवीपैट बनाना शुरू किया, उसके अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 15 तो सेंसर लगे हुए हैं, जो ये देखते हैं कि पेपर आगे बढ़ा, कितने सेंटीमीटर आगे बढ़ा, फिर कितनी देर तक वहां पे वो दिखता रहा, अंदर लाइट जली ताकि आप उसको देख सकें। उसके बाद उसका वो सही ढंग से जो ब्लैक मार्क ब्लैक आ रहा है, वो ब्लैक इंक अच्छे से दिखे, फेडेड ना आए, फिर सही टाइम पे नाइफ उसको काटे, फिर वो गिरे। तो ये इतने तरह के सेंसर उसमें लगे हुए हैं, वो मूविंग पार्ट्स हैं, वो अपने आप में बहुत टेक्निकली बहुत प्रिसाइज चीज है जो करने की जरूरत है, मुश्किल से बनी थी, लेकिन अब बन गई है, बहुत बढ़िया चल रही। और मेरे ख्याल से इसका भी कोई रिकॉर्ड होगा कि जो इसकी जो चेकिंग होती है, उस चेकिंग की एक्यूरेसी की कोई परसेंटेज तो निकाली वो होगी। तो मॉक पोल में ये होता है कि जब आप आजकल मॉक पोल किया जाता है, तो मॉक पोल में जो वोट डाले जाते हैं, उसमें उसमें इंसिडेंटली 100% है। जो आप 20-25-100 वोट डालते हैं, 100 हो गए हैं शायद आजकल, तो मॉक पोल में जो आप 100 वोट्स डालते हैं, उसमें भी वीवीपैट कट के गिरती है, और वो वीवीपैट मॉक पोल में काउंट की जाती है, और तब उसके बाद उसका यूज किया जाता है। और तो उसकी एक्यूरेसी आज तक जो है वो 100% आ रही है। हाँ, न सिर्फ उसकी, बल्कि जो 5% काउंट होती है वो भी 100% आ रही है। आज तक जो 5% काउंट होती है, उसमें एक में भी कोई गड़बड़ नहीं निकली है, और रैंडमली होती है। ऐसा इलेक्शन कमीशन पहले से तय करके नहीं रखती यही वाले 5 काउंट होंगे, वो रैंडमली कोई भी 5 उठाए जाते हैं। तो मैंने देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि देखिए, हम तो नहीं मानते, अब वो हम तो तो है, नहीं लेकिन अब मानते तो कि कोई डिटेल हियरिंग होगी तब जवाब भी पता नहीं चलेगा। है। नोटिस तो किसी पे भी जारी हो जाता है। नहीं, नोटिस तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलरली एट दिस स्टेज ऑफ द इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, मशीन्स अभी को। तो संभव भी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल इवन। हाँ, अभी तो अगर ये कह दिया गया कि नहीं साहब आप पेपर बैलेट से इलेक्शन कराइए, तो इलेक्शन आपको कम से कम 2-3 महीने आगे खिसकाने पड़ेंगे। आपको याद होगा, आप तो डीएम कलेक्टर जो भी कहते हैं आपके स्टेट में, आपने तो एज रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कराए होंगे, वो पूरे के पूरे मैंने गवर्नमेंट प्रेस मैंने में छपते थे। मैंने तीनों तरह के कराए हैं। हाँ, तीनों तरह के उसमें कराए हैं। बैलेट पेपर्स विद इंडिविजुअल पोलिंग बूथ काउंटिंग, हाँ, और फिर वो मिक्सिंग। बैलेट पेपर विद मिक्सिंग, और ईवीएम। तो आपको याद होगा कि जो वो बैलेट पेपर छपते थे, वो बाकायदा गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, फिर आके ट्रेजरी में रखे जाते थे। प्रिसाइडिंग अफसर बेचारा नोट की तरह गिनता था, करेंसी नोट की तरह एक एक बैलेट पेपर को गिनता था। तो वो इतना, इट टेक्स सेवरल मंथ्स टू प्रिंट देम। ऐसा थोड़ी है कि आपने आज बोला और कल प्रिंट होके आ गए। कोई आप अपने घर में लेजर प्रिंटर पे नहीं छाप रहे हैं उसको, उसके अंदर पूरे सिक्योरिटी फीचर्स रखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो कल के दिन कोई बोलेगा कि साहब बैलेट पेपर बदल दिया। आप ईवीएम हैक कर सकते हो तो बैलेट पेपर क्यों नहीं है? और इस देश में तो तेलगी स्कैम भी हुआ है ना, जिसमें कि नॉन जुडिशियल स्टैंप भी हैक हुए हैं। तेलगी ने तो सारे स्टैंप से हैक कर दिए थे। तो तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आई डोंट थिंक अभी कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ, सुनवाई होगी जिसमें कि शायद लोगों को, एवरीवन विल लेट आउट अ लॉट ऑफ स्टीम, सब अपने बारे में कुछ कुछ कहेंगे, तो उनसे उस वक्त ये हाँ, वो पूछना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली कल मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा कि हाउ मेनी टाइम्स इज दिस गोइंग टू बी एडजुडिकेटेड। तो उस पे हमारे सुब्रमण्यम स्वामी का कोई चेला था, वो नाराज हो गया। तो उसके बाद वो सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो तो अपनी अलग ही चीज है, वो कब किधर किस तरफ चले जाए क्या है वो। उनको लेकिन कोर्ट में बहुत इज्जत मिलती है, ये मैंने देखा है। बहुत बहुत ज्यादा इज्जत, एटलीस्ट उस वक्त जब मैं था, बहुत इज्जत मिलती थी उनको। मतलब एक तरफ से कम 5-7 सीनियर काउंसिल खड़े हो जाएं, अकेले सुब्रमण्यम स्वामी खड़े हो जाएं, तो वो फिर कोर्ट सबसे पहले उनकी सुनता था। एंड इंसिडेंटली, ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड एडवोकेट, ही वाज लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ही इज नॉट एन एडवोकेट। तो वो पिटीशन इन पर्सन करते हैं। ओके। He can't represent you. He can't represent you. He can only represent himself. Can represent himself with the permission of the court, of course. हाँ, तो वो अब देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आज का। तो दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपको यदि और जानकारी चाहिए तो ये जो पुस्तक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द ट्रू स्टोरी, ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। अब हिंदी में भी उपलब्ध है और मराठी में भी उपलब्ध है। मराठी और तमिल में भी है।
तमिल में भी उपलब्ध है। तमिल में भी है। तो वो इसमें हमारे पब्लिशर जो है वो करते रहते हैं। आजकल तो उन्होंने ये कर दिया कि ट्रांसलेट पहले करा लेते हैं, उसके बाद में मुझे ईमेल भेजते हैं कि देखो ये ट्रांसलेट हो गई है, अब इसको अलाउ कर दो। ठीक है भैया, अलाउ करो। अच्छा, लेट द नॉलेज स्प्रेड, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ इस रोचक चर्चा को अब यहीं पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक शुक्ला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू संजय, थैंक्स।